शंखनाद में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस की बात तो राजस्थान की राजनीति में होती रही है, लेकिन आज हम इस चुनावी शंखनाद में उस थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे जो हर चुनाव के अंदर एक नए तरीके का माहौल बनाता है। इस बार भी कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा है। हनुमान बेनीवाल तो खुलकर कह चुके हैं कि भाई हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि ना कांग्रेस जीत रही है ना बीजेपी भी जीत रही है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के इतर उनकी सियासी जमीन कितनी मजबूत है और वर्तमान राजनीतिक सियासत में उनका कद क्या वाकई में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में? यह रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसको गौर से समझिएगा। थर्ड फ्रंट का राजस्थान में इतिहास, वर्तमान और भविष्य आपको दिखाई देगा। ये रिपोर्ट राजस्थान में हमेशा से ही दो दलीय राजनीति का बोलबाला रहा। इसके बावजूद हर विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में थर्ड फ्रंट की आहट शुरू हो जाती। सीपीएम, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, ट्राइबल पार्टी, एआईएमआईएम और बीएसपी सरीखे दल थर्ड फ्रंट कहे जा सकते हैं। अभी विधानसभा में सीपीएम के 2 विधायक, आरएलपी के 3 विधायक, बीटीपी के 2 विधायक हैं। वहीं बीएसपी से जीते 6 विधायक कांग्रेस में चले गए। लेकिन सवाल आज भी यही है कि अभी थर्ड फ्रंट कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सभी दल एकजुट नहीं हो पाए। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए दोनों पार्टियों से परे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल ताल ठोकने को तैयार हैं। तीसरे मोर्चे की साझा ताकत की बात करें तो तीसरे मोर्चे को 1980 में 17 सीटें मिली थी, 1985 में 38 सीटें मिली थी, 1990 में 56 सीटें मिली थी, 1993 में 7 सीटें, 1998 में 6 सीटें मिली। पिछले चुनाव में सीपीएम को महज 2 सीटें मिली। उधर भाजपा का खाता तकरीबन बंद सा हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर थर्ड फ्रंट की बात करें तो तकरीबन 14 सीटें अलग अलग दलों को गई। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की मंशा है कि अन्य क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेकर गठबंधन बनाया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने बीते चुनाव में 6 सीटें जीती, लेकिन सभी 6 विधायक आगे चलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीएसपी ने झुंझुनू, अलवर, करौली और भरतपुर बेल्ट में कमाल का प्रदर्शन किया था। तिसारा, किशनगढ़ बास, नगर, उदयपुर वाटी, करौली में हाथी के सिंबल पर विधायक जीतकर सदन में पहुंचे। 16% के लगभग वोट बीएसपी को सिर्फ अलवर जिले में मिला था। वहीं पूरे राजस्थान में बीएसपी को 4.5% मत मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में मत्स्य और मेवात क्षेत्र में हाथी का काफी ग्राफ बढ़ा, जिसमें मायावती का प्रभाव साफ नजर आया। अब फिर दावा है कि बिना हाथी के राज्य में सरकार नहीं बनेगी। बहरहाल पिछले अनुभव यही बताते हैं, बीएसपी के जीते विधायक बाद में पाला बदल लेते हैं। वहीं बात करें हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की, तो 2018 के विधानसभा चुनाव के समर में आरएलपी ने 57 उम्मीदवार उतारे, उनमें से 3 पर जीत दर्ज की। इसी के साथ आरएलपी कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी के साथ राजस्थान में सर्वाधिक वोट लेने वाली पार्टी बनी। हनुमान बेनीवाल खुद पहले विधायक और फिर नागौर से सांसद बन गए। आरएलपी के चुनाव चिन्ह बोतल का एक वर्ग विशेष के बीच खास प्रभाव देखा गया। नतीजे ये निकले कि अपनी पहली पारी में ही आरएलपी की परफॉर्मेंस प्रभावित करने वाली रही। आरएलपी ने 2.34% मत या यूं कहें कि 8 लाख से ज्यादा मत हासिल किए। अब आरएलपी गठबंधन सियासत की सिरमौर बनना चाहती है। शेखावटी, नहरी और बीकाना के इलाकों में साम्यवादियों की सियासी जमीन बरसों से है। यहाँ से समय समय पर कॉमरेड ताल ठोक रहे हैं। 1989 में शोपत सिंह मक्कासर सांसद रह चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में श्री डूंगरगढ़ से गिरधारी लाल मैया और भादरा से बलवान पूनिया ने चुनाव जीता और विधानसभा में पहुंचे। कॉमरेड अमराराम कई बार विधायक रह चुके। सीपीएम किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए चर्चित है। राज्य में वामपंथी दलों की ताकत लगातार कमजोर हुई है। गत कई विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं। हालांकि 1962 के चुनाव राज्य में वामपंथी ताकतों के लिए सबसे अच्छे साबित हुए। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले 5 विधायक चुनकर आए थे। धीरे धीरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मतदाताओं पर कमजोर होती चली गई। इंदिरा गांधी के लिए 1980 के चुनाव में माकपा और भाकपा के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 1985 के बाद कॉमरेड शोपत सिंह मक्कासर और कॉमरेड अमराराम के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव दर चुनाव अपनी पकड़ बनाई। हालांकि ये पकड़ आज सीमित दौर में आ चुकी है।
उधर टीएमसी के क्षेत्र में आदिवासियों की मांगों को लेकर हुए आंदोलनों से भारतीय ट्राइबल पार्टी चमकी और विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। सागवाड़ा से राम प्रसाद और 84 से राजकुमार रोत ने चुनाव जीता। भारतीय ट्राइबल पार्टी के गठन को मात्र 2 साल ही बीते हैं और इनसे मेवाड़ वागड़ की सियासत में धमक पैदा कर दी। गुजरात के आदिवासी नेता छोटू भाई असावा इसके जनक हैं। बीटीपी का गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी के वनवासी बेल्ट में प्रभाव है, लेकिन अब वागड़ के दोनों बीटीपी विधायक अपनी मूल पार्टी से दूर होने का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी नई धमक के साथ आदिवासियों के बीच उतरने को तैयार है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने के बाद राजस्थान पर पूरा फोकस है। अरविंद केजरीवाल किसी बड़े नेता को आम आदमी पार्टी का फेस बनाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया गया, फिर भी चमकने के लिए बड़े फेस की तलाश है। पंजाब में सरकार होने के कारण आम आदमी पार्टी का फोकस नहरी क्षेत्र पर है। इसको लेकर केजरीवाल और भगवंत मान ने रैलियां शुरू कर दी। फिलहाल संगठन को विस्तृत आकार देने के इरादे से आम आदमी पार्टी की उत्सव यात्रा प्रदेश भर में शुरू हो गई है। वहीं एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही राज्य में मुसलमानों के बीच बैठ बनाना शुरू कर दिया। एआईएम की बीटीपी से गठजोड़ की चर्चाएं पहले से है। राजस्थान में करीब 9.50% मुसलमान जनसंख्या बताई जाती है। कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से साले मोहम्मद कैबिनेट मंत्री और जाहिदा खान राज्य मंत्री के ओहदे पर हैं। ऐसे में राजस्थान में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ओवैसी की चुनाव लड़ने की रणनीति है। ओवैसी का सबसे ज्यादा फोकस जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, करौली जैसे प्रमुख जिलों पर है, जहां पर मुस्लिम आबादी 40 से 50 हजार या इससे ज्यादा है। खुद को राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बसपा, कभी उमा भारती की पार्टी और अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाली पार्टी की कमान राजस्थान में सिंघवी के हाथों में है। राजस्थान में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल का भरतपुर इलाके पर प्रभाव है। गहलोत सरकार में मंत्री भरतपुर से विधायक सुभाष गर्ग आरएलडी से हैं। आरएलडी के मौजूदा प्रमुख जयंत चौधरी चाहते हैं कि इस बार ब्रज क्षेत्र में आरएलडी और ज्यादा मजबूत नजर आए। हरियाणा तो थर्ड फ्रंट किस तरीके से अभी तक राजस्थान के अंदर अपनी किस्मत को आजमाता रहा और ये सपना देखता रहा कि कभी थर्ड फ्रंट के दम पर सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा बीते लंबे वक्त से नहीं हुआ। और जब थर्ड फ्रंट से कुछ जीत भी जाते हैं तो वो सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे साथ लाल सलाम कॉमरेड नेता पूर्व विधायक अमरा राम जी मौजूद हैं। अनिल सर, क्योंकि थर्ड फ्रंट का जिक्र हमेशा होता है और थर्ड फ्रंट में एक नाम सीपीएम अमरा राम जी की पार्टी का भी आता है, तो क्या आपको लगता है कि इनकी पार्टी इस बार शेखावटी से इतर कुछ कर पाएगी? आपके सीधे सवालों से। अमरा राम जी कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि राजस्थान एक फ्यूडल स्टेट है, तो यहाँ पर जितनी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी रेलेवेंट रही है उतने आप भी रेलेवेंट हो, क्योंकि मार्क्स ने कहा था ना, हरक्रिया की प्रतिक्रिया होती, थीसिस की एंटीथीसिस। तो सरवारा वर्ग की तरफ से उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, चुनाव भी लड़ते हो, पर दाही अंक तक नहीं पहुंच पाते। 10 डबल डिजिट में नहीं आती आपकी सीटें। आपकी विधानसभा में दस्तक होती है, किसी वर्ग की बात कहने के लिए आप वहाँ मौजूद रहते हो, पर सीटें 2 आती है, 5 आती है, 3 आती है, ऐसे ही रहता है। तो क्या वजह आपने कभी खोजी है कि आप दाही अंक तक भी नहीं पहुँच पाते और 2-5 सीटें, और वो भी कभी शेखावटी से और कभी कहीं और से? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मेहनतकश जनता की नेतृत्व करने वाली पार्टी है। राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, या 52 से लेकर 77 तक कांग्रेस का रहा हो, जनता के मुद्दों के लिए केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी लड़ने वाली है। और कम्युनिस्ट पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण होता है। ये जो शोषणकारी व्यवस्था है, इसको समाप्त करके
समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए। और मैं समझता हूँ संघर्ष में जो भी राजस्थान में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ही 75 साल में कोई संघर्ष किसी ने किया है जनता के, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान के लिए, तो निश्चित रूप से है। चुनावी रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान में पहले कांग्रेस का सतत तक रहा, फिर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी बनी जनता पार्टी के बाद, और ये दोनों ही पार्टियां हर 5 साल में बीजेपी राज करती है, राजस्थान की जनता को लूटती है, तो कांग्रेस चुप रहती है, और जब 5 साल कांग्रेस लूटती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। और दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि तीसरा कोई राजनीतिक विकल्प पैदा हो। पार्टी में जाने से क्या होता है, जनता चाहती है क्या? नहीं, जनता तो चाहती जब हो ही जाता, लेकिन ये भी जब आप एक दूसरे को दुश्मन कहते हैं। अभी आप देखिए डूंगरपुर की जिला परिषद का इसी का चुनाव, जब 27 में से 13 बीपीटी थी, 8 बीजेपी थी और 6 कांग्रेस थी, एक दूसरे को दुश्मन कहती है, और जिला प्रमुख के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई को उम्मीदवार बनाते हैं और कांग्रेस उसको वोट देती है, और उप प्रमुख में कांग्रेस का जीता हुआ उम्मीदवार होता है और भारतीय जनता पार्टी उसको वोट देती है। और यही पिछले 25 साल से, पहले धोद में पंचायत समिति में करते थे, और फिर विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी कभी भी टक्कर में नहीं रही, वो 88,000 वोट लेकर के कांग्रेस की जमान जब्त और पूरी कांग्रेस उसके साथ रही। तो ये स्थिति न केवल यहाँ रही है राजस्थान में, बल्कि आप देखिए त्रिपुरा में, त्रिपुरा बनने के बाद कभी बीजेपी का विधायक के रूप में एंट्री नहीं हुई थी, कांग्रेस और सीपीएम थी, लेकिन 10 विधायक थे, पहले वो ममता के हुए और फिर बीजेपी, और पूरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और मतदाता सबके सब बीजेपी हो गए, और बीजेपी का 2 टर्म से सरकार है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, लुटेरों की पार्टी है। नहीं, आपकी क्या रणनीति है? आप तो हमेशा 2-5 ही आते रहेंगे, कोई अलग रणनीति बनाई है, कोई अलग वर्ग ढूंढा है आपने, नौजवानों का, किसानों का, जिसमें आप जाकर काम करें, ताकि आप ये इसको एक संख्या तो ऐसी आए कि जिससे अट्रैक्ट हो? नहीं, संख्या मैं समझता हूँ आज तक जितने भी आए हैं उस संख्याओं को सबको क्रॉस कर देंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कल हम सरकार बना लेंगे। नहीं, मैं नहीं कहता कि आपको सरकार बनानी है। सरकार तो जहां आपने 25 साल चलाई वहां नहीं रही। तो मार्क्सवाद हम 25 साल तो रहे। हाँ, 25 साल रहे, पर बाकी कोई 25 साल नहीं रहा। मैं तो मानता हूँ 30 साल। लेकिन अब तो पूरी दुनिया जैसी हो गई है, उसमें रेलेवेंस ऑफ मार्क्सवाद, इस पर भी एक सवाल है, लेकिन आज हम उस पर नहीं बहस कर रहे। हम तो बात ये कर रहे हैं कि राजस्थान में आप कितनी सीटें लड़ोगे 200 में से? इस बार 200 में से 30 लड़ेंगे, और जो वामपंथी धर्मनिरपेक्ष दल हैं यहाँ जिस भी ताकत में, उन सब ने मिलकर के सीट एडजस्टमेंट करने के लड़ने। वो दल आपने चुन लिए क्या? कौन कौन से आपको धर्मनिरपेक्ष लग रहे हैं? नहीं, अभी प्रक्रिया है, अभी जी चर्चा कर रहे हैं। किससे बात चल रही है? सीपीएम, सीपीआई, एमएल है क्या सीपीआई का कोई यहाँ पर वजूद इस वक्त? पार्टियां तो हैं ही, अब पार्टियां हैं, वजूद है क्या धरती पर? वजूद तो जनता के। मैंने तो नूरा काठात का नाम सुना, मसूदा से एमएलए बने थे जब कांग्रेस से गठबंधन था सीपीआई का। फिर आपने बताया मेघराज तावड़ बने गोगुंदा से, उसके बाद तो कोई मेरे ख्याल से 20 साल में कोई एमएलए नहीं रहा सीपीआई का। नहीं, तो बहुत पार्टियां हैं जिनका एमपी नहीं है, एमएलए नहीं, लेकिन पार्टियां हैं लेकिन मतलब तो पार्टियां हैं तो लोग भी हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि वो एमएलए एमपी रहे। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल है, समाजवादी पार्टी है जी, और बाकी भी जैसे ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव परिवार है, अखिलेश यादव, आरएलपी है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल से भी बात आपकी कुछ चल रही है? जी हाँ, और बीटीपी से भी मेरे ख्याल से बात चल रही है आपकी। तो एक समीकरण ऐसा बन सकता है, बीटीपी, आरएलपी, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई एमएल और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वाली, ये लेफ्ट फ्रंट सा बन गया एक तरह का। वामपंथी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा नहीं है, सीट एडजस्टमेंट। आरएलडी को क्या समझते हैं आप? आरएलडी भी हो सकती है, जो जैन चौधरी वाली पार्टी है जी, वो भी आपके साथ हो सकती है ना जी। तो एक ऐसा मोर्चा बनाएंगे। लेकिन आपने भी बेंगलुरु में तो एक इंडिया बना लिया कांग्रेस के साथ मिलके। नहीं, वो पूरे देश के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। निश्चित रूप से जिस तरह से देश की सरकार,
देश के संविधान, एकता, अब आप मणिपुर देख रहे हैं, पूरे देश के साथ जो वायदे 2014 में मोदी जी ने किए थे, चाहे वो काला धन लाने का सवाल था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसानों के लिए भाव के लिए लागू करने की थी, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ को काम देने का सवाल था, एक भी, चाहे महंगाई से राहत देने का सवाल था, एक भी मुद्दे पे एक कदम चलने की बजाय उल्टा चलने का काम किया है जी। चाहे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है, काला धन तो विदेश से नहीं आया, लेकिन महिलाओं के पास जो कोई 5,000 7,000 था वो काले धन के नाम से जरूर निकलवा लिया। बाकी मैं समझता हूँ रोजगार देने की बजाय बाकी किसानों ने 13 महीने तक लड़े हैं। जिन किसानों को ये माओवादी, आतंकवादी, ये किसान ही नहीं है, क्या क्या शब्दों से नवाजा, और उनके गृह राज्य मंत्री टेनी ने के बेटे ने उनके आह्वान पे 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया, और आज उनको किसान अच्छे लग रहे हैं। अभी 27 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उन्हें किसानों जो माओवादी लग रहे थे, तो आतंकवादी लग रहे थे, वो किसान ही नहीं थे, वो पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन चल रहा था, और आखिर में 13 महीने बाद में माफ़ी मांगकर वो काले कानून वापस लेने पड़े। चलिए अब बताएं आप मेरे को कि एक तो 2 विधायक आपके अभी हैं, बलवान पूनिया हैं और सी डूंगरगढ़ में विधायक हैं मैया, क्या इनको भी चुनाव लड़ाएंगे या आप इस बार इनको टिकट नहीं दे रहे हैं? चुनाव बिल्कुल लड़ाएंगे, क्यों नहीं लड़ाएंगे इन दोनों को। और सीटें बता सकते हैं कौन कौन सी सीटें चुन ली आपने अपनी लड़ने के लिए? सीटें अभी आइडेंटिफाई की है जी। उनके साथ एडजस्टमेंट होगा, जब फाइनल तो सबसे साथ के मिलके जो सीटों का आप खुद तो चुनाव लड़ रहे हैं? हैं? खुद तो चुनाव लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल। कहाँ से लड़ेंगे? अभी पार्टी की स्टेट कमेटी ने दातारामगढ़ से लड़ने का है, लेकिन अल्टीमेटली तो फाइनल हमारी सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो करता है। तो पोलिट ब्यूरो जब तय करेगा, लेकिन अभी आपका मन दातारामगढ़ से लड़ने का है? नहीं, वहाँ की सीकर की पार्टी और अच्छा, स्थानीय लेवल पे स्टेट में। तो आपका दोस्त भी सीकर में और दातारामगढ़ सीकर में लड़ना, सीकर से आपको? जी। सीकर से आपने एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था जी, शायद 2 लाख वोट आपके आए थे। तो अब आपको 30 सीटों पर चुनाव लड़के क्या उम्मीद लग रही है कि अपन क्या कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि आज तक का जो रिकॉर्ड है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, उस रिकॉर्ड को क्रॉस करेंगे आप? 5 सीटों का रिकॉर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको क्रॉस करेंगे जी। योगेश जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। 2 सवाल पूछे थे। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? 2 सवाल आपसे पूछ रहे हैं। पहला सवाल, अभी पवन दुग्गल तो आपके पूरे नहरी क्षेत्र के बड़े फेस विधायक रह चुके, आपके साथ ही विधायक थे, वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके, तो एक तो ये बड़ी घटना हुई। पवन दुग्गल आपके युवा नेता भी हैं उस इलाके के, और क्या बीजेपी जैसे बंगाल में सेंध लगा रही है, वैसे कि राजस्थान में भी आपके नेताओं में सेंध लगा रही है? नहीं, बीजेपी शेर लगाए वो तो खुद, जब कोई आदमी मारवाड़ी में कहा होता है, बोले बड़े बड़े गांव जाऊं, बड़े बड़े लाडू खाऊं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पवन दुग्गल और उसके परिवार को कोई कमी नहीं, उसने भी लड़ने में कमी नहीं रखी। और आप अंदाजा कीजिए, पवन दुग्गल को प्रधान, पवन दुग्गल को एमएलए, पवन दुग्गल की मिसेज रानी दुग्गल को प्रधान, ऐसा कोई कम्युनिस्ट पार्टी में राजस्थान में नेता नहीं होगा जिसको प्रधान और एमएलए भी रहा हो और उसकी पत्नी भी हो। मतलब पार्टी ने उनको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसी पार्टी में गए हैं जिसके 7 किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने गोली से शिकार किया था। उन शहीदों को खून करने वाली पार्टी के साथ गए हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और कोई व्यक्ति जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। दूसरा सवाल अमराराम जी ये है कि बलवान पूनिया की अशोक गहलोत से बहुत ज़बरदस्त नज़दीकी है। अभी भादरा जब गहलोत साहब गए थे तब बलवान पूनिया के घर जाकर आए, और राज्यसभा के चुनाव में बलवान पूनिया ने कांग्रेस का साथ दिया और पार्टी लाइन से अलग हटकर दिया। तो क्या कॉमरेड बलवान पूनिया को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस से उनकी नज़दीकियों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, नज़दीकियाँ नहीं हो, असल में भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी के पैसे से चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीद के पदों का लालच दे करके सरकारों को गिराने का काम जो कर रही है नरेंद्र मोदी आने के बाद, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो और चाहे राजस्थान हो, जहाँ सफल नहीं हुए,
तो हम इस बात के लिए किसी भी तरह से इजाज़त नहीं दे सकते कि जनतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार को धनबल और पदों के लालच दे करके सरकार केंद्र सरकार तोड़े। तो उस समय हमारा नैतिक कर्तव्य है इस राजनीति में कि ऐसी कार्रवाइयों को रोकने में हमारी पार्टी खड़ी रहेगी, और वो काम किया है। और जो भी कोई गलत किया है तो निश्चित रूप से पार्टी ने उन पर एक्शन किया है। और किसी भी एमएलए का, मुख्यमंत्री का उसके घर जाना मैं समझता हूँ कोई अनैतिक कार्य नहीं है। वो चुने हुए राजस्थान के आज की तारीख में मुख्यमंत्री है। नहीं, वो चाहती है कांग्रेस की उनको ले ले, हैं? कांग्रेस चाहती है उनको ले ले, तो ले ले, मैं मना थोड़ा ही कर रहा हूँ अगर वो जा रहे हैं तो। चलिए देखिए, हमारे कहने से अमरनाथ जी, एक सवाल मेरा ये है, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के खिलाफ, विधानसभा चुनाव जो लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी खिलाफ लड़ेंगे जी जी, और कांग्रेस की सरकार पे आरोप भी लगाएंगे। क्या आरोप लगाएंगे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ? कोई आरोप सोचे आपने कि हमको जनता के बीच जाके ये कहना है सरकार के खिलाफ? कुछ सोचा है क्या आपने? नहीं सोचा क्या, कांग्रेस ने कहा था जी 2008 में वही पूरा कर दे। जी, कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, और गिनती गिनी थी 1 2 3 4 8 9 10। क्या हो गया सभी का? एक भी किसान नहीं है जिसका कर्जा माफ कर दिया हो। एक भी नहीं। आज एक भी किसान जिसका संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया हो, एक बता दे किसी कॉमर्शियल बैंक का जिसकी केसीसी उसने माफ की हो। अभी पत्र लिख रहे हैं कि मोदी जी को पत्र लिखा है, तो उस समय कहते थे मोदी जी पैसा देंगे तो कर्जा माफ कर देंगे। आज राजस्थान की 70% आबादी शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है। उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है। आज सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पेपर लीक, किसी एक को सजा नहीं है। हरियाणा में इसी नौकरियां पेपर बेचने में हरियाणा का मुख्यमंत्री और उसका बेटा 10 साल की जेल काट गया है। आज तक एक भी सरकार छपाती है पेपर? परीक्षा देने वाला पेपर नहीं छपाता है। जी जी, एक भी मंत्री पे मैं समझता हूं पिछले 15 साल में जितने भी पेपर लीक हुए, सही सलामत जांच हो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर जाएंगे। चलिए एक बात ये बताएं कि ये मुख्यमंत्री ने एक महंगाई राहत कैंप शुरू कर रखे हैं और ढेर सारी योजनाएं दे दी जनता के लिए। मुख्यमंत्री का दावा है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इसमें जो न्यूनतम आय की गारंटी का कानून लाए हैं अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले, ये तो आपकी फिलॉसफी के नज़दीक है। क्या है कि फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी आपकी? 75 साल की आज़ादी के बाद सीलिंग कानून बना हुआ है। 72,000 एकड़ जमीन आज भी सीलिंग सरप्लस रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। 65 में जिन सीलिंग सरप्लस टीबी हनुमानगढ़ में लोगों को अलॉट कर दिया गया था, वो भू माफिया रेवेन्यू बोर्ड जा करके उस जमीन को बाहर करवा दिया जी सीलिंग से। और उसके बाद 65 के बाद आज तक बीजेपी कांग्रेस रही है, आज तक भी उसकी अपील में नहीं गई। कानून बनने से गारंटी नहीं हो जाती है। जी जी, कानून की लागू करने वालों की इच्छा पर है। जी जी, सीलिंग सरप्लस 1 बीघा भी जमीन नहीं रहनी चाहिए। आज भी 72,000 एकड़ जमीन, मेरे प्रश्न के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर दिया। तो कानून बनने से तो नहीं हो जाएगा। ये जो मुफ्त सब जब आप बताओ केरल पूर्ण शिक्षित हो सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं हो सकता? जी, लेकिन दोनों ही पार्टियां प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देती है। जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं स्कूल एजुकेशन में, सर्व शिक्षा के नाम से जितना पैसा उनको देते हैं वो पैसा अगर सरकारी में लगा दें और पूरे टीचर लगा दें, और इच्छा हो तो जब केरल शिक्षित हो सकता है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा शिक्षित हो सकता है, तो राजस्थान शिक्षित क्यों नहीं हो सकता? ये जो और ये तो महंगाई राहत नहीं है, वोट राहत है। अच्छा, वोट राहत कैंप है। हाँ जी जी, तो ये मुफ्त इलाज तो हो रहा है लोगों का 25 लाख का? नहीं हो रहा है इलाज? 25 लाख का मुफ्त इलाज संजीव जीवन, वो जो चिरंजीवी योजना, मैं समझता हूँ जितना चिरंजीवी योजना में जितना प्रीमियम दिया है वो 5 साल का अगर सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था पर लगाते तो केरल की तरह सबका इलाज 95% लोगों का सरकारी सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था से हो सकता था।
लेकिन कंपनियों को लुटाना है। वो देश और प्रदेश की सरकार भी आप देखेंगे नहीं है क्या, फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, हर बीमा। अभी कोऑपरेटिव में ऐसी कंपनी जो कोऑपरेटिव लोन लेते हैं फसल बीमा का, मतलब एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ब्याज रहित कोऑपरेटिव का ऋण, और जितना 4% ब्याज नहीं है उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी का पैसा काट के बेचते हैं, 4,000 6,000, और 1 लाख का 6,000 ब्याज भी नहीं होता 4% से 1 साल का। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब किस तरह से लोगों की जेब काटी जा सकती है। अभी 100 यूनिट फ्री के नाम से और सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज के नाम से जितनी रात है उससे ज़्यादा जेब काटने का काम है। फिर रात कहाँ हुई है आप बताइए। और वो जो चीज़ मिल रही थी वो भी इसी कानून में रात में वो दे रहे। अमराराम जी, एक नारा पहले मैं सुनता था, लाल लाल लहराएगा अमरा दिल्ली जाएगा जी, लेकिन अमरा जयपुर नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि नज़दीक आके भी चुनाव नहीं जीत पा रहे? अब ये चर्चा ऐसी क्यों है कि किसान अमराराम है वो कॉरपोरेट अमराराम बनते जा रहे हैं? ऐसा है कि अमरा दिल्ली वाला तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जयपुर जब पहुंचा है ना, इस राजस्थान के धुरंधर जो तीसरे नंबर के थे, हरदेव जोशी जी 52 से लेके 10वीं तक लड़े, 10 के 10 जीते। भैरव सिंह जी शेखावत 10 में से 9 जीते, 1 हारे, और 2 हारने वाले हरदेव जोशी, वो उनके हरदेव जोशी और भैरव सिंह के बाद में रामदेव सिंह जी। भैरव सिंह शेखावत 2 हारे, एक गंगानगर हारे, एक गांधीनगर से हारे। गंगानगर हारे जब दूसरा जीत गए, बाली से जीते। मतलब एक ही विधानसभा है जिसमें वो नहीं रहे। यहाँ से वो गांधीनगर से हारे, गांधीनगर या क्या था, गांधीनगर थी, जनार्दन गहलोत से। एक ही विधानसभा है जिसमें वो प्रेजेंट नहीं थे। यस, हरदेव जोशी सब में थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे रामदेव सिंह जी थे, जिनको जनता ने मेरे से हरा करके मेरे को यहाँ भेजा। दूसरे 7 दफे जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, 8 मतलब 15 में से 8 दफे जो परिवार जीता है उसको हरा करके मेरे को भेजा। और सवाल विधानसभा नहीं पूछा हो, लेकिन अमराराम ये कह सकता है कि किसानों को 13 दिन 13 महीने उनके लिए सड़क पे कोई सो सकता है, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, उनकी लड़ाई कोई लड़ सकता है। और वो प्यार मैं समझता हूँ विधानसभा में सदस्य होने से ज़्यादा है। मेरा तो दावा है कोई भी नेता जो चीफ मिनिस्टर रहे, हमारे 3-3 2-2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, वो 50,000 किसानों को 5 दिन किसी मुद्दे को लेकर के, जो उनका मुद्दा है उसको लेकर 5 दिन बैठा दें, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। ये पुरानी बात है, हमने भी देखा है। ये तो पुरानी कहाँ, अभी 2020 की है, 21 की जो जयपुर में आपने किया। अब जयपुर में किया। अमराराम का प्रभाव कम क्यों होता जा रहा है? नारायण सिंह को हराने वाला नारायण सिंह के बेटे से हार जाता है। ऐसा है, 10 दिन में सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ। अमराराम ने तो लड़के 8,000 करोड़ कराया था, 50,000 तक का सोसाइटी का कराया था। जब कांग्रेस क्या कह रही थी, अमराराम कमजोरी कर दी वरना तो संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 10 दिन में 1 2 3 4 10 जिसके नोटिस आ रहा था, जिसकी नीलामी निकल रही थी, उसने सोचा अमराराम बाद में है, अमराराम तो 50,000 ही कराया है, ये 5 लाख की केसीसी है, 4 लाख 8 लाख की केसीसी अंगुली से कांग्रेस का बटन दबाने से सरकार बनेगी और माफ हो जाएगी। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम राजनीति में पहले भी रहा है। गरीबी मिटाने का नारा, काला धन 80 लाख करोड़ 100 दिन में लाने का, उन्होंने मोदी जी ने 100 दिन का लिया तो उन्होंने एक बिंदी हटा के 10 गिन के बताया, 1 2 3 4 8 9 10। तो ये वो ब्लफ है, लोगों को गुमराह, चुनाव में उनका शोषण, वोट का शोषण करने का, और उसी के कारण हो सकता नहीं है। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन चुनावी शंखनाद में हमारी कवरेज लगातार जारी है। राजस्थान के चुनाव के 2018 के विश्लेषण के साथ अब 2023 के चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति बन रही है, उस पर